हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग 11th क्लास का जो चौथा चैप्टर है समतल में गति, उसमें त्रिभुज विधि और समानांतर चतुर्भुज विधि पर आधारित क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको खूब बढ़िया तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। समतल में जो गति है, जो चैप्टर है, ठीक है, चौथा चैप्टर है 11th क्लास का, उसका हम लोग त्रिभुज विधि और समानांतर चतुर्भुज विधि पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कुछ फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि थ्योरी इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पे हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाना है, तो जो भी इस पर हम लोग का फार्मूला है उसकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। त्रिभुज की जो विधि है या समानांतर चतुर्भुज की जो विधि है उसका फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। फार्मूला होता है R = √A² + B² + 2AB cos थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ए और बी दो सदिश हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। ए और बी दो सदिश हैं और थीटा जो है दोनों सदिशों के बीच बना हुआ कोण है। इसका मतलब ए और बी के बीच जो बना हुआ कोण है वो कौन है? थीटा है। आर जो है वो परिणामी को व्यक्त करता है। आर किसको व्यक्त करता है मेरे भाई? आर परिणामी को व्यक्त करता है। ठीक है, और इस परिणामी की अगर दिशा निकालनी हो तो दिशा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है tan phi = होता है B sin थीटा बाई A + B cos थीटा। परिणामी निकालना हो तो ये फार्मूला, परिणामी के लिए ये फार्मूला, और दिशा निकालनी हो तो हमको इस फार्मूला की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन दिया है, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं समझाऊंगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। क्वेश्चन को खूब बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ के समझाते हैं खूब बढ़िया तरीके से। बल 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के मध्य कोण क्या होना चाहिए? कोण का मान पूछ रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू को पूछ रहा है, जिससे उनका परिणामी बल 4 न्यूटन हो। सबसे पहले क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो इसमें क्या क्या दिया है उसके बारे में खूब बढ़िया तरीके से पता करेंगे। यहाँ दिया है बल का मान कितना दिया है? 2 न्यूटन। तो F1 की जो वैल्यू दे दी गई है ये 2 न्यूटन है। गिवन में F1 की वैल्यू 2 न्यूटन दी गई है। F2 की वैल्यू क्या दे दी गई है? F2 की वैल्यू दे दी गई है 3 न्यूटन, और उसका परिणामी बल भी दिया है 4 न्यूटन। ठीक है, एंड जो R की वैल्यू दे दी गई है वो 4 न्यूटन दे दी गई है, और कह रहा है कि इसका मध्य कोण क्या होना चाहिए, मतलब हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। बल 2 न्यूटन, इसका मात्रक से पता चल रहा है कि बल का मान दिया गया है, तो F1 की वैल्यू दे दी गई है 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, F2 की वैल्यू दे दी गई है, मध्य कोण क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू निकालना है, और R = 4 न्यूटन, इसका परिणामी बल का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, पहले आसान वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र से, सूत्र क्या था आपका? R = √A² + B² + 2AB cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, 4 चीज़ों की वैल्यू दे दी गई है। अब इसमें आप लिख सकते हैं, R का तो R ही लिख सकते हैं, परिणामी है। एक के जगह आप F1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B के जगह F2 लिख सकते हैं, 2F1 F2 cos थीटा। अब जिस चीज़ की वैल्यू दी गई है उसको भरते हैं। R का वैल्यू रखने का 4, ठीक है, F1 की वैल्यू रखने का 2, स्क्वायर होता है स्क्वायर, प्लस का प्लस, F2 3। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत होएगा तो पूछने का। ठीक है, 2 का 2, F1 का वैल्यू कितना है? 2, F2 3 cos थीटा। थीटा तो दिया नहीं है, थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। अब इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हिंदी में लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब वर्ग करिएगा तो इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। समझ रही है मेरे भाई? 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16 हुआ। यहाँ जो स्क्वायर होगा तो इसका रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
4 का स्क्वायर हुआ 16, इधर का रूट हो गया ख़त्म। 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4, 3 का स्क्वायर 3 9, 2 दूनी की 4 3 12 कॉस थीटा। अब यहाँ पे 16 का 16 हो गया, 4 9 13 प्लस 12 कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत? अब 13 को इधर भेजिए, जब 13 को इधर भेजिएगा इधर साइड में तो हो जाएगा 16 माइनस 13। 13 को जब तुम इधर भेजेगा तो हो जाएगा 16 माइनस 13 इक्वल टू कितना बचा मेरे भाई? इधर बच गया 12 कॉस थीटा। 16 में से 13 गया 3, ये 12 कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12 चलाएगा बटा में तो 3 बटा 12। 16 में से 13 गया 3, 12 इधर भेजा तो 3 बटा 12, कटा दो इसको 4 बार में 1 बटा 4, कॉस को उधर खींच दीजिए तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 1/4। कॉस को इधर लेके आ गया, थीटा वहीं पर रह गया तो हो गया कॉस इनवर्स 1/4। कोई दिक्कत इसमें? मुझे लगता है हर बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 2 बराबर बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है, ठीक है। 2 बराबर बल है। मान लीजिए सबसे पहले अगर इसको हम बनाते हैं, 2 बराबर बल है तो अगर 2 बराबर बलों के एक के F1 मान लीजिए, दूसरा को F2 मान लीजिए, तो दोनों कह रहा है बल क्या है? बराबर है। अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, प्रश्नानुसार लिखा है मेरे भाई इसको लिख लेना प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि 2 बल हैं F1 तथा F2 मान लिया हमने, और दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं। तो F1 और F2 को आपस में क्या किया? बराबर कर लिया। इसको कुछ मान सकते हैं आप, ठीक है। F मान लीजिए, ठीक है, F माना। F1 F2 आपस में बराबर है तो दोनों को हमने क्या मान लिया? F। अगर F1 का वैल्यू F हुआ तो F2 का वैल्यू भी क्या होगा? F होगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, XY कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इनका परिणामी बल 14.14 न्यूटन है। परिणामी बल को R से सूचित किया जाता है। R की वैल्यू दे दी गई है 14.14 न्यूटन, ठीक है। प्रत्येक बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बल का परिमाण निकालना है, मतलब F1 की भी वैल्यू निकालनी है, F2 की भी वैल्यू निकालनी है। तो जब F1 निकल जाएगा तो F2 भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों बल आपस में क्या है? बराबर है। F1 F2 का मान बराबर है ना भाई। तो F1 की वैल्यू जब निकाल दोगे तो F2 तो इसी तरह निकल जाएगा। R का वैल्यू खाली दिया गया है, ठीक है। चलिए सूत्र अप्लाई करते हैं इसमें। एक दूसरे के लंबवत है, अच्छा कुछ और भी दिया गया है, ठीक है। एंड थीटा का वैल्यू दे दिया है 90 डिग्री। एक दूसरे के लंबवत का मतलब हुआ कि दोनों के बीच बना हुआ कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र से R इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करो। R की वैल्यू दिया गया है कितना? 14.14 बराबर है तो बराबर, रूट है तो रूट A²। A का मतलब हुआ पहला जो वैल्यू दिया गया है F1, तो F1 के लिए F लिख सकते हैं। A के लिए F1 लिखना था तो F1 की वैल्यू हमने F माना है तो इसके लिए F लिख दिया, प्लस B के लिए फिर F लिख दो, प्लस 2 फिर A है तो F, B है तो F, और cos थीटा का cos थीटा नहीं, थीटा की वैल्यू दे दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कितना? 90 डिग्री। कहीं दिक्कत इसमें? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर। यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। इसका स्क्वायर करिएगा, चाहे काम करो इसको हटा दो, डायरेक्ट इसको पहले सॉल्व करो। अभी 14.14 कितना हो जाएगा? F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर 2F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर जो है एगो कितना होता है? 2 होता है, तो 2F1 का स्क्वायर प्लस 2F से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा F का स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। F1 स्क्वायर 2 गो F1 का स्क्वायर यहाँ 2 होगा, ठीक है। प्लस का प्लस, 2 का 2, F से F में मल्टीप्लाई करेगा, गुना करेगा। F का स्क्वायर cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 14.14 ये हो गया 2F का स्क्वायर। ये तो 0 से किसी चीज़ में गुना करेगा तो हो जाता है 0, ठीक है। तो हो जाएगा √2F का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ रूट खत्म। देखो यहाँ पे 0 तो खत्म हो गया,
दो जो है रूट में है तो उसी तरह छोड़ दिया। एफ के माथा पर से जब स्क्वायर हटाएगा तो इसके माथा पर का जो रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब √2 की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता करना पड़ेगा कि √2 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे तो LHS में 14.14 है, ठीक है। √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और यहाँ f लिखा है तो f इस तरीके से लिख देंगे, इसलिए f बराबर क्या होगा मेरे भाई, इसको इधर भेजो तो 14.14 अब बटा हो गया 1.414। इसको कैंसिल करना है तो छोटा बच्चा की तरह भी कैंसिल कर सकते हो कि समझ में आए। 14.14 इसका डिसमल उड़ाओ, यहाँ बटा में हो गया 1, डिसमल के लिए है 1, इसके लिए 0, इसके लिए भी 0, इस तरह दशमलव हटा दिया, इसके लिए 1 0, दूसरा 0, इसके लिए तीसरा 0। समझ रहा है मेरे भाई। यहाँ का दशमलव उड़ाया तो इसके लिए 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, यहाँ का दशमलव उड़ाया तो 1, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0, ठीक है। ये पलटेगा तो हो जाएगा 14 बटा में 100 ऊपर चला गया 1000 बटा में हो गया 14 इसे कैंसिल कर दो 1 2 1 2 तो f की वैल्यू कितना आ गई 10 न्यूटन। मतलब F1 की वैल्यू भी 10 न्यूटन और F2 की वैल्यू भी हो गई 10 न्यूटन। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तीसरा क्वेश्चन है उसी पर आधारित है, ठीक है। इसमें मैं गिवन लिख देता हूँ, आप चाहिएगा तो इसको अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हैं या बना ही दे रहा हूँ। चलिए इसको भी बना देते हैं, ठीक है। आंसर में सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है। बल, पहला बल दिया गया है F1 की वैल्यू समझिए कि A की वैल्यू दे दी गई है। F1 का मतलब हुआ A इक्वल टू F1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू दिया है P + Q, ये गिवन में है। जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है F1 की वैल्यू दे दी गई है, इसको A मान लीजिए, ठीक है। B मतलब F2 की वैल्यू दे दी गई है आपकी P - Q, ये हो गया A की वैल्यू, ये हो गया B की वैल्यू, ठीक है। परिणामी मतलब R की वैल्यू दे दी गई है, कितना मेरे भाई 3P² + Q²। अब कह रहा है कि किस कोण पर, इसका मतलब थीटा का मान निकालना है, समझ रहे ना। तो थीटा हो गया व्हाट, फिर वही सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र क्या है R = √A² + B² + 2AB cos थीटा। R की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, √, हो जाएगा 3P² + Q²। ये R की वैल्यू हो गई, बराबर का बराबर A² तो हो गया P + Q का होल स्क्वायर प्लस फिर हो गया B² तो P - Q का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का 2, A की वैल्यू पुट करो P + Q, कोई दिक्कत। फिर B है, समझे, यहाँ पे A का वैल्यू रखा, स्क्वायर तो स्क्वायर किया, प्लस का प्लस, B का वैल्यू रखा P - Q, यहाँ पे है स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2, A है तो P + Q, फिर B है तो P - Q, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा का cos थीटा। थीटा का वैल्यू निकालिए, दोनों तरफ रूट है, इधर भी LHS में भी रूट है, RHS में भी रूट है। रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ हो गया 3P² + Q का स्क्वायर, ये देखो A + B का होल स्क्वायर। चलो इसको हल करो, A² + B² + 2AB, कोई दिक्कत। इसको मैंने यहाँ तोड़ दिया, प्लस A² + B² - 2AB, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का प्लस 2A + B × A - B, तो हो जाएगा A² - B का स्क्वायर। उतना लिख सकते हैं। यहाँ cos थीटा का cos थीटा बचा, काटिए, कुछ कैंसिल होगा, ये देखो प्लस में है, ये माइनस में, एक दूसरे से क्या हुआ मेरे भाई, कट गया। अब यहाँ पे बचेगा 3P² + Q², नीचे दिखाई दे रहा है, थोड़ा देख लूँ, हाँ नीचे तो दिखाई दे रहा है यहाँ तक। P² कितने P² है 2P² प्लस Q² 2Q², कोई दिक्कत। यहाँ कितना बचा, +2
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, 2p स्क्वायर को अब इधर करो, इसको इधर से इधर लाएगा तो हो जाएगा माइनस, 2q स्क्वायर को भी इधर से इधर लाएगा तो हो जाएगा माइनस। चलिए इसको बनाते हैं यहाँ पे 3p स्क्वायर, इसी तरह से रह गया, 2p स्क्वायर को इधर लाइए तो माइनस हो गया 2p का स्क्वायर प्लस, यहाँ फिर q है तो हमने q लिखा, इस 2q स्क्वायर को इधर लाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस 2q स्क्वायर, ये आ गया इधर, ये भी आ गया इधर, दोनों हो गया माइनस में, इसको इधर ही छोड़ देते हैं, इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये कॉस थीटा का कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत, एक ही चीज़ है, इसके पहले जो मैंने बनाया था क्वेश्चन, चीज़ एक ही है, सिर्फ क्या है बस थोड़ा सा उसमें अंक में दिया था, इसमें अक्षर में दे दिया गया, बात तो एक ही है। घटाइए इसको, 2p स्क्वायर में से 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर घट गया तो p स्क्वायर बचा, इसमें से एक है प्लस वाला, दो है माइनस वाला तो माइनस हो जाएगा, माइनस q का स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब इसको आप इधर लेके आइएगा, इसको इधर लेके आओ तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और बटा में आ गया ये तो 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इससे ये क्या हुआ कट गया, इधर कितना बचा मेरे भाई 1/2। अब 1/2 के लिए लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos कुछ खत्म, इसलिए थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। ये तो समझ में आ गया। जल्दी से फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक, इसको ध्यान से समझिएगा, देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, तो टेढ़ा क्या है, टेढ़ा पर मेरा है कुरकुरे है, समझिए, कर खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक कोने से 60 डिग्री के कोण पर क्या होता है, घूमता है 500 मीटर के बाद। तो आप अगर इसमें षटभुज बनाइएगा तभी ऐसा संभव हो पाएगा। देखिए चित्र बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा खूब बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये इस तरीके से षटभुज आप बनाते हैं तो जो बात कह रहा है तभी संभव हो पाएगा। थोड़ा सा मेरा फिगर भयंकर हो गया है, इसके सामने ये ऐसे। तो देखिए प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर, जैसे ऐसे जाता है बाईं ओर घूमता है, फिर ऐसे जाता है बाईं ओर 60 डिग्री कोण पर घूमता है। अगर षटभुज छोड़कर कोई दूसरा आप संरचना लेते हैं तो वो आपका 360 डिग्री पर जब कोई चीज़ आके इस तरह से मिलेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर वृत्ताकार पथ भी अगर इस तरह से गोल बना दिया जाए तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 500 मीटर के बाद, ठीक है, हर कोने से ये घूमता है तो 60 डिग्री पर कोण बनेगा। अगर षटभुज छोड़कर आप सप्तभुज लेते हैं, पंचभुज लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से जो संरचना बन रही है हर 60 डिग्री, वो 60 डिग्री आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो बनेगा 360 डिग्री, लेकिन 4 हो जाएगा तो उसको 360 को 4 भाग में बांटेंगे। पंचभुज बनेगा तो बनेगा 360 डिग्री, लेकिन उसको 5 भाग में बांटेंगे। षटभुज बनेगा तो बनेगा 360 डिग्री, उसको 6 भाग में बांटेंगे। तो 6 भाग में बांटेंगे तभी 60 डिग्री का कोण हो पाएगा। 360 डिग्री बनेगा ना, इस तरह से मिलाइएगा। अगर चतुर्भुज भी बना तो 360 डिग्री बनेगा, तो 360 डिग्री बनेगा तो 4 भाग में बटेगा, ये तो 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री नहीं आ पाएगा। तो हमको चाहिए कि 60 डिग्री आना चाहिए, तो 60 डिग्री आना चाहिए 360, चूँकि घूम के मिल जाएगा तो बनेगा 360। तो और 60 डिग्री हर कोने पे आना चाहिए, तो आप 6 से जब भाग दीजिएगा तभी ये 60 डिग्री आएगा। तो चाहिए षटभुज, ठीक है। पंचभुज या चतुर्भुज बनाओगे तो पता चलेगा 360 तो बन ही जाएगा, लेकिन 60 डिग्री का कोण हर कोने पे नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री कोण पर मुड़ जाता है।
तो यहाँ से मान लीजिए कि जो मोटर चालक है यहाँ से चलना चालू करता है, ए से जाता है बी पर, बी से जाता है सी पर। इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया तरीके से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है लेकिन उतना भी भारी नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। हम हैं तो क्या गम है। यहाँ से ए से चला, बी पे गया, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे, डी से गया ई पे, ई से गया एफ पे, ठीक है। तो यहाँ से चलना चालू किया तो मान लीजिए कि ये आपका छोर नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसको 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको पता चले कि यहीं से चलना चालू किया था, ठीक है। अब यहाँ से चलना चालू किया तो कह रहा है, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी दिए गए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरा, छठा, 8वां मोड़ पर विस्थापन। यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये पहला मोड़ हुआ। यहाँ से चलना चालू किया तो ये पहला मोड़ हुआ। चालू कर रहा है यहाँ से तो मोड़ हुआ पहला ये, चलो इसी को 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये 1 हुआ पहला मोड़। चल कहाँ से रहा, यहाँ से, ये से पहला मोड़, फिर दूसरा मोड़, तीसरा मोड़। यहाँ देखो तीसरा मोड़ चाहिए, छठा मोड़ चाहिए, 8वां मोड़ चाहिए। तो पहला मोड़ हुआ, दूसरा मोड़ हुआ, तीसरा, तो यहाँ पे तीसरा मोड़ हुआ, चौथा, 5वां, छठा नहीं है, ठीक है, 7वां, 8वां, ये 8वां मोड़ हो गया। ध्यान दीजिए, ए से चलना शुरू हुआ, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, देख लो, चलिए क्लियर है एकदम। ए से चलना चालू हुआ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है, हल्का फुल्का, पता नहीं इधर से खसक जाए, इधर से खसक जाए, फिर पता चलेगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो गया और कुछ कट गया इधर से, तो फिर जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ए से चला, पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा, तीसरे की बात थी यहाँ पे, फिर करा छठा, तीसरा के बाद ये हो गया चौथा, 5वां, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, इसको छठा कह देंगे। चला था यहीं से, ठीक है। और फिर ये 7 नंबर हुआ, ये 8 नंबर हुआ। मोड़ पर विस्थापन बताइए, माने यहाँ पर आपको तीसरा मोड़ पर विस्थापन बताना है, छठा मोड़ पर विस्थापन बताना है और 8वां मोड़ पर आपको विस्थापन बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको यहाँ से मिलाइए आप, जिसका विस्थापन निकालना है। ए से डी को मिला दिया, हमको ए से डी का विस्थापन चाहिए। तो विस्थापन होता क्या है, सीधी दूरी, विस्थापन कहते हैं सीधी दूरी को, ठीक है। फिर कह रहा है कि 8वां मोड़ का भी विस्थापन चाहिए, तीसरा के बाद छठा पे आते हैं। तो कोई वस्तु जहाँ से चलती है फिर चलकर वहीं पहुँच जाती है तो विस्थापन का मान 0 होता है। तो अगर छठा बिंदु पर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से चली वस्तु ए से क्या बी पर भी इस तरह आकर और यहाँ रुक गई, ठीक है। तो कहेंगे विस्थापन कितना, तो विस्थापन सीधी दूरी, ए से बी के बीच की सीधी दूरी, जहाँ से चला था और जहाँ जाकर रुक गया वहीं के बीच की सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और जितना जितना घूम रहा है उस सब दूरी में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए से चला, बी पे गया, बी से गया सी पे गया, सी से आया डी पर, डी से पहुँच गया ए पर पुनः, ठीक है। ऐसे ऐसे चला, ऐसे तो कहेंगे दूरी कितना तय किया, तो जितना घूमा सब दूरी है, जितना घूम रहा है सब दूरी है। लेकिन चला था कहाँ से, ए से, पहुँच गया कहाँ, फिर ए पर, तो जहाँ से चला वहीं पहुँच गया तो विस्थापन का मान कितना मेरे भाई, विस्थापन का मान 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ए से चलता बी पे, बी से चलता सी पे, सी से चलता डी पे और डी से आकर यहाँ पर ई पर रुक जाता और चला था ए से, ठीक है। तो कहते दूरी कितनी, ठीक है। तो दूरी ए से बी तक नापेंगे, बी से सी से सी से डी तक और डी से ई तक नापेंगे, ठीक है। लेकिन कहा जाएगा विस्थापन कितना, तो जहाँ से चला और जहाँ रुका, कितना चला उससे मतलब नहीं है। चला कहाँ से था, ए से, रुका कहाँ, लास्ट में ई पर, तो यहाँ से बीच की सीधी दूरी को ये नाप लेंगे, ये विस्थापन हो गया। किधर से गया था किधर गया था इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि जहाँ से चला जहाँ रुका। अब यहाँ पे देखो, ए से चला और बी तक गया, बी से सी तक, सी से डी तक, तो दूरी कितनी, तो दूरी है नापेंगे 500 प्रत्येक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक 500 मीटर,
इसका मतलब कि यहाँ से AB की दूरी 500 मीटर है, BC की दूरी 500 मीटर है, CD की दूरी है, प्रत्येक भुजा जो दिखाई दे रहा है सबकी दूरी 500 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर दूरी पता किया जाए तो AB प्लस BC प्लस CD, तो पता चल गया आपको कि 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर 1500 मीटर इसकी दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन पूछे तो अभी क्या बताया, जहाँ से चला जहाँ रुका वहाँ का सीधा दूरी, या कैसे था, जहाँ से चला और जहाँ आकर रुका वहाँ से सीधी दूरी। तो चला था A से, ठीक है, अब पहुँच गया कहाँ पे, D पे, तो विस्थापन होगा सीधी दूरी, तो विस्थापन होगा AD, लेकिन दूरी क्या होगा AB प्लस BC प्लस CD। तो इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ हमको चाहिए इसमें कि कह रहा है कि छठा पे यहाँ पे आते हैं, तो A से चला और इस तरह से घूमते हुए पुनः A पर आया, तो जहाँ से कोई वस्तु चलती है पुनः घूमकर वहीं पे आ जाती है तो विस्थापन का मान 0। ठीक है, तो इस क्योंकि जहाँ से चला और जहाँ रुका, तो चल के वहीं पे आकर रुक गया, तो कहेंगे कि दूरी कितनी, तो जहाँ से चला वहीं पे आकर रुक गया तो दूरी कितना, दूरी 0 हो गया। ठीक है, माने सीधी दूरी 0 हो गई, तो यहाँ से चला फिर यहीं पे पहुँच गया तो विस्थापन का मान 0 हो गया, छठे कंडीशन के लिए, छठा के लिए। लेकिन कहेंगे कि दूरी कितनी, तो चला था कहाँ से, A से 500 500 500 500 500 500। ठीक है, तो 500 500 करते करते ये 3000 हो गया, 500 500 1000, 500 500 1000 2000, 500 500 1000 3000। ठीक है, तो इसकी दूरी हो गई 3000। सब मैं लिखूंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 8वें मोड़ की बात होगी, पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, चौथा मोड़, पाँचवा मोड़, छठा मोड़, सातवां मोड़, 8वां मोड़। एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया, समझ रहे ना। तो किस मोड़ पे दिल छोड़ आया, 8वां मोड़ पे। तो 8वां मोड़ पे ध्यान दीजिए, तो अब इसका दूरी निकालना है। 8वां का दूरी कितना होगा, 500 500 500 500 500 500 500 500 500 है भर 500 हुआ हमारे ले लो, समझ रहे ना। तो 500 500 500 500 500 500 500 500 हुआ ना जी। ठीक है, तो 500 500 हुआ तो कितना हुआ, 4000। जोड़ो इसमें 500 500 1000, 500 500 1000 2000, 500 500 1000 3000, और फिर 500 500 1000, तो मिला जुला के कितना हुआ, 4000। तो टोटल दूरी हो गई 8वें के लिए 4000। लेकिन कहेगा विस्थापन कितना, चला था कहाँ से, A से, अब घुरिया के पहुँच गए यहाँ पे, तो चला था कहाँ से और कहाँ पहुँच गया। ठीक है, उसकी टोटल दूरी से मतलब नहीं है, चला था कहाँ, रुका कहाँ। तो कंडीशन दिया है, चला A से आकर रुक गया इस पे, तो दूरी लेंगे, विस्थापन निकालना होगा, तो आपका विस्थापन ये निकालना होगा, कितना होगा ये। तो ये हमको विस्थापन निकालना है। अब क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, इसको और इसको निकालने के लिए अपने मन से देखो, इस चीज़ को कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर कर लो। ये तो सारा कुछ मैं लिखूंगा कि तीसरे पर दूरी कितनी, विस्थापन कितनी, छठा पे दूरी कितनी, विस्थापन कितनी, 8वां पे दूरी कितनी, विस्थापन कितनी, उसके पहले समझना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे B से D पर एक अभिलंब यहाँ खींच दीजिए, 90 का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रत्येक 60 डिग्री पर घूमता है, तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर सीधा लकीर खींच दिया जाए तो ये 60 डिग्री पे यहाँ से घूम रहा है। अगर यहाँ से ये लकीर सीधा किया जाए इस तरीके से यहाँ से, तो यहाँ से भी ये 60 डिग्री पर घूम रहा है, समझ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से इसको देखा जाए तो ये माने प्रत्येक 60 डिग्री पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये तो आपको कंडीशन समझ में आ रहा है। यहाँ से एक अभिलंब खींच दीजिए, पुनः C बिंदु से इस पर एक अभिलंब खींच दीजिए। ठीक है, O मान लो इसको O, तो यहाँ कै डिग्री बना, 90 डिग्री, और इधर भी कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। ये एकदम बीचा बीची है, मतलब इसका मतलब हुआ कि BC का अगर हमको पता चल जाए, ध्यान दो, BC का पता, इसका दूरी कितना है, A से B का 500 मीटर। अगर BC की दूरी हमको पता चल जाए, BD की दूरी, तो हई दूरी निकल जाएगा। कैसे, हमको ADA चाहिए, हमको AD निकालना है, AD निकालना है। तीसरा का विस्थापन, पहला दूसरा तीसरा का विस्थापन माने सीधा दूरी, AD निकालना है। तो हई तो 500 पता चल गया, अगर हई निकल जाए तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे। देखिए पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन हई का दूरी तो पता है और इसी का दूरी आपको पता नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले इसका दूरी हम पता करेंगे। तो इसका दूरी पता करने के लिए थोड़ा सा और इसमें तिगड़मबाजी की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसमें। और यहाँ हो गया 60, तो हई जो त्रिभुज देखो यहाँ पे बी सी डी देखो यहाँ पे BCD, तो हई हो गया 60, तो हई हो जाएगा तुम्हारा हतना 120। क्या हो? तो हो गया इसलिए कि एक सरल रेखा, ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री। ऐसे अगर मिला दें, आधा है चंद्रमा, रात आधी, देखिए रह न जाए मेरी तेरी मेरी बात आधी, है देखो ऐसे हो गया ना जैसे। तो ऐसे जब हो जाएगा तो हो गया 180 डिग्री, इसमें ऐसे कटौती छटौती हो गया 60 डिग्री, तो इन्हें कितना बचेगा 120, मिला जुला कर बनेगा 180। तो इधर हो गया 60, इधर हो गया 120। अब त्रिभुज में जो कोण बनते हैं ना बउआ, त्रिभुज में तीनों कोणवा का जोगावा 180 होता रहा। हई तीनों कोणवा का मिलाकर 180 बनेगा। यहाँ बन गया 120, ठीक है, यहाँ बन गया 60, हई देखो हई अभिलंब है हई, तो हई जब 60 और हई 90 डिग्री, तो हई बन जाएगा 30। बुझाता रहा? खाली इसमें क्षेत्रमिति ज्यामिति ये सब है, दिमाग नहीं लगेगा तो गाना हो जाए पागल बनेबे का, ठीक है, पगला जाएगा इसी में। हई हो जाएगा 60, ध्यान से देखो, हई हो गया 60 और यहाँ देखो 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो जब हई 60 तो हई कितना 30, तब मिलकर 90 बनेगा। तो जब हई हो गया 30 और हई हो गया 120, हई देखो तो त्रिभुज देखो BCD दिख रहा है। हई हो गया 120, हई हो गया 30, तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री, तो हई 120 और 30 कितना 150, हई 120 और 30 मिलके 150, तो 150 जब इसमें से घटाएगा तो बचेगा 30, है ना। तो हई कोण का मान हो जाएगा 30, क्योंकि हई त्रिभुज जो BCD दिख रहा है तुमको BCD, तो BCD में तीनों कोणों का जो 180 अब आ गया, 30 और 30 60, 120 मिलकर 180 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है ये लंबाई, तो ये लंबाई के लिए ये चाहिए था और ये चाहिए था, तो सबसे पहले इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन पे, करा किसी दिए गए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरा, ठीक है, तो तीसरे की बात हो रही है, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो लिखेंगे तीसरे मोड़ पर तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तय की गई दूरी होगी टोटल जितना घूम रहा है सब दूरी, और जहाँ चला जहाँ रुका वो उसका सीधा दूरी विस्थापन। तो 3 का दूरी कितना है? यहाँ से पहुँचने में वहीं से ना पहुँचा है जी, तो AB प्लस BC प्लस CD, तब 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर, ये हो गया 1500 मीटर। इसमें कहीं दिक्कत? ये 1500 मीटर आ गया। अब कह रहा है A से D का जो विस्थापन, ठीक है, तो तीसरे मोड़ के लिए विस्थापन, तीसरे मोड़ पर विस्थापन, ये अगर निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा AD। क्या निकालना पड़ेगा? A से सीधा सीधी D की दूरी पता करनी है। इसको निकालने के लिए आपको हई दूरी का पता होना चाहिए, हई दूरी का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले त्रिभुज देखो B से हम इसको निकाल रहे हैं पहले, अगर ये निकालेंगे तो उसमें 2 से गुना कर देंगे तो हई हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा दूरी पर बटा है। या दोनों त्रिभुज को लेकर निकाल सकते हो, OBC अलग है और OCD अलग है, OBC अलगे निकाल दो, OCD अलगे निकाल दीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरे भाई, देख लो एक बार और। चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, मात्र 1 GB मेरे मोबाइल में, मेरे कैमरा में, ठीक है, आपका ये बचा हुआ है, क्या नाम है, स्पेस बचा है। जल्दी 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 मैं इसको समझा दूं। तीसरे मोड़ पर विस्थापन AD का पता करना है, तो हमको चाहिए पहले OB निकालना है
और ओ बी निकाल कर और ओ डी निकाल कर जोड़ देंगे तो बन जाएगा बी डी। ओ बी ओ डी निकाल कर, तो ओ बी निकालने के लिए ये त्रिभुज चाहिए ओ बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी में देखिए cos 30 डिग्री, cos 30। अब क्वेश्चन आएगा कॉसे काहे लिए हैं, साइन काहे लिए हैं, ये चला हमको हई 500 हई 500 मीटर पता है, हई 500 मीटर पता है, हई 500 मीटर पता है, हईयो 500 मीटर, प्रत्येक कोना से जब घूमता है तो 500 मीटर पता है। हमको निकालना है हई, अगर साइन ले लेंगे कोण के सामने भुजा लंब होती है, ये लंब है, हई आपका कर्ण है, हई क्या है आधार है, हई हो गया आधार, हई लंब, हई हो गया कर्ण। अगर साइन ले लेते हैं तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का तो वैल्यू दिया नहीं है, लंब का वैल्यू दिया नहीं है, कर्ण का वैल्यू दिया है, तो हमको लंब का वैल्यू से क्या मतलब है, हमको तो चाहिए ओ बी और ओ डी निकालेंगे तब ना जोड़ेंगे, ओ बी ओ डी निकाल के जोड़ेंगे तब ना तैयार होगा बी डी। ठीक है, तो हमको हई चाहिए, हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो कॉस लेंगे, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार बटा कर्ण, कर्ण दिया है आधार की ज़रूरत है, कर्ण दिया है आधार की ज़रूरत है, तो हो गया आपका आधार, आधार कितना होगा मेरे भाई ओ बी, अब कर्ण हो गया बी सी। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ओ बी का ओ बी रहने दो, और बी सी का कितना होता है मेरे भाई, बी सी का कितना है 500, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो ओ बी इक्वल टू होगा √3/2 आई 500 कटा दीजिएगा तो 250 बार में कटेगा 250 √3 मीटर, ये ओ बी की दूरी हो गई। इसी प्रकार अगर ये त्रिभुज लेकर निकालते हैं, ठीक है, ओ सी डी में, तो इसी प्रकार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी डी से, ठीक है, ये cos 30 लोगे, फिर हई हो जाएगा आधार ओ डी और कर्ण हो जाएगा हई, समझ रहे हैं, तो उतना ही आएगा। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ ओ डी इक्वल टू आएगा 250 √3 मीटर। सेम ओ बी का वैल्यू निकल गया, ओ डी का वैल्यू निकल गया, तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसलिए बी डी इक्वल टू होगा ओ बी अब प्लस हो गया ओ डी, तो 250 √3 अब प्लस 250 √3, यहाँ पर देखो बी डी इक्वल टू होगा ओ बी प्लस ओ डी, होगा ना जी। तो ये हो गया कितना 250 और ये हो गया 250, तो 250 √3 ये हो गया 500 √3 मीटर। कौची का वैल्यू निकला अभी बी डी का, लेकिन चाहिए था कौची ए डी, तो नहीं है खतरनाक हल्का फुल्का, हमको ये निकल गया, लेकिन चाहिए था ए डी, इसलिए ए डी इक्वल टू पाइथागोरस का जगह तो है नहीं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ, त्रिभुज देखो ए बी डी में फॉर्मूला क्या लगाइएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अब प्लस हो गया बी डी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम पहले उतार लो, उसके बाद ही बना पाएंगे। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई, मिटाओ इसको। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूँ, आधा भाग मिटा रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम लोग इधर आते हैं, फिर उसको मिटा देंगे। ठीक है, हिसाब किताब क्लियर रहेगा। अब देखो ए डी लिख देंगे स्क्वायर, ए बी की वैल्यू रखिए, ए बी की वैल्यू 500, तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी डी, यहाँ लिखा है बी डी का स्क्वायर, तो यह होगा 500 √3 का होल का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, ये तो रूट खत्म, तो हो गया 3 500 का स्क्वायर और 1 500 का स्क्वायर, तो 4 × 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर किया तो 500 का स्क्वायर लिख दिए, रूट था तो स्क्वायर करने पर रूट इसका खत्म हो गया। 3 अगर x² होता तो लिखते आई भी x²,
3x² x², 4x²। उसी तरह से 3 को 500 का स्क्वायर है, यहाँ a को 500 का स्क्वायर है, तो 4 को 500 का स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा √4 गुना 500 का स्क्वायर। 4 का वर्गमूल होता है 2, स्क्वायर हटेगा तो ये खत्म, तो कितना हुआ 1000, ठीक है, मीटर। इसका मतलब 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो AD की वैल्यू आपको निकल गया, ठीक है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या कि AD का वैल्यू हमने निकाल दिया है, अब चाहिए AC का वैल्यू, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से मिटाना है इसको। देखते हैं इसको ध्यान से, ठीक है। अब 8वें मोड़ के लिए, 8वें मोड़ के लिए, तो 8वें मोड़ के लिए दूरी कितनी होगी? दूरी यहाँ से चले थे ऐसे, तो AB + BC, चलो लिखते हैं AB + BC + CD + DE + EF + FA + AB + BC। ध्यान दीजिए, यहाँ चला फर्स्ट, पहला टर्न यहाँ पे पहला घुमाव है 500 500 500 500 500 500 500 500 करते, जब सबका वैल्यू जोड़िएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सब 500 का है, तो हो जाएगा आपका 4000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 4000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, धब बजता रहता है, देखो, देख रहा है मेरे भाई, क्या करोगे सब, ठीक है, सब धीरे धीरे बनेगा, तो उसके बाद खूब बढ़िया से सब जब हो जाएगा तो हल्का फुल्का पढ़ाने में और अच्छा आएगा और बढ़िया लगेगा। इसका हम लोग विस्थापन निकालेंगे, A से C का। अब विस्थापन क्या हुआ, जहाँ चला था जहाँ रुका, अब A से चला, अब फिर यहाँ पे देखो A से B, B से C, C से D, D से यहाँ का आकर यहाँ रुका, तो हमने क्या बताया, विस्थापन निकालना हो तो जहाँ से चला और जहाँ रुका वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चला था A से, जितना घूमा सब दूरी, ठीक है, लेकिन जहाँ से चला जहाँ रुका उसकी सीधी दूरी विस्थापन है, तो सीधी दूरी कितनी, AC, ठीक है। तो विस्थापन अगर निकालना हो इस कंडीशन के लिए, तो AC = बस त्रिभुज विधि लगा देंगे जैसे पढ़ाए हुए थे, AC = √500 का स्क्वायर, अरे लड़का, AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर जिसे पढ़ाया गया था, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर, चलो पहले लिख ही देते हैं, + BC का स्क्वायर, त्रिभुज विधि AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर + 2AB BC cos थीटा, तो cos कितना है 60 डिग्री, या कितना बन रहा है 60 डिग्री से टर्न मार रहा है, तो 60 डिग्री। AB का वैल्यू रखो 500 का स्क्वायर, BC का वैल्यू 500 का स्क्वायर + 2 AB का 500 BC का 500 cos 60 1/2, 2 कैंसिल हो गया, कट गया। 500 का स्क्वायर इसको रहने दो इसी तरह, 500 का स्क्वायर इसी तरह रहने दो, 500 से 500 में गुना करेगा, 500 का स्क्वायर इतना हुआ। कोई को 500 का स्क्वायर है, 3 को 500 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 3 गो अब 500 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर, जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएगा तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो आएगा √3 × 500, चाहे लिख दो 500 √3 मीटर। मतलब ये भी आपका AC का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसमें ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई कुल दूरी, माने कुल लंबाई के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना करिए। तुलना करना है, अब जो दूरी निकला, जो विस्थापन निकला, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसको मिटाएंगे और उसके बाद पहले दूरी और विस्थापन सब मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद तुलना करूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी सारे मोड़ पर हमने इतना आपका निकाला हुआ है, इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। तीसरे मोड़ पर तय की गई दूरी 1500 मीटर, तीसरे मोड़ पर विस्थापन 1000 मीटर, सब मैं अभी तुरंत मैंने निकाला है, उसको कॉपी अब आप लोग बढ़िया से लिखिएगा। अब कह रहा है इसकी तुलना करिए, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। प्रत्येक स्थिति में, मतलब तीनों कंडीशन में,
तीसरा मोड़ पे, छठा मोड़ पे, आठवां मोड़ पे चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ की लंबाई, जो कि ये दूरी है, के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए। जो विस्थापन है उसके परिमाण का हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है, उसका तुलना करना है। तो आप तुलना कर सकते हैं दोनों का, विस्थापन बटा दूरी कर सकते हैं, दूरी बटा विस्थापन भी कर सकते हैं। तुलना करने का मतलब डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, विस्थापन बटा दूरी कर दो तो हो जाएगा तुलना। चलिए यहीं पे लिखते हैं तुलना, 1000 बटा 1500 कटा दीजिए, कट गया कट गया कट गया, सॉरी कट गया, 5 से कटा दो, 2 बार में 3 बार में, 2 बटा 3, ठीक है। इसका तुलना करो, तुलना तो हो जाएगा 0 बटा 3000, ख़त्म हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा 0। इसकी तुलना करेंगे यहाँ पे, तुलना तो हो जाएगा 500√3 और बटा में हो जाएगा कितना मेरे भाई, 4000। समझ लिया है, ठीक है। कैंसिल करो, कटाइए 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 कटाइए, ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में, √3 बटा 8। ये आपका तुलना हो गया। हमको लगता है पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसी तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स में आते रहेंगे और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।